Hello and welcome everybody to Polity Sessions at Pracham Classes. I hope everybody is fit and fine. Good evening everybody. आज का सेशन चालू करते हैं हम with dissolution of houses. तो आज कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे हम पार्लियामेंट को ही आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस, हाउस का पूरा डिसॉल्व होना किस तरीके से होता है. देन वी विल स्टडी द वोटिंग पैटर्न इन द हाउसेस और भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स. जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स होती हैं तो क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या आर होते हैं, क्वेश्चन आर क्या होता है, जीरो आर क्या होता है, इस बारे में जानेंगे. किसी भी बिल पे जो वोटिंग होती है तो वोटिंग किस तरीके से होती है, स्पीकर का उधर क्या सही होता है, इस बारे में हम जानकारी लेंगे. क्लियर है. लेकिन स्टार्ट करने के लिए हम इसको करेंगे जहां हमने लास्ट लेक्चर छोड़ा था, हमारा एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन जो हमने पढ़ा था, प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस. तो उसी से आगे अब हम इसको बढ़ाएंगे, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस. एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस हमें क्लियर हो चुके हैं. सो अगर हम बात करें एडजर्नमेंट की, आई होप सारे बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. नहीं हुआ हो तो प्लीज जाके पुराने लेक्चर गो थ्रू कर लें, तो उनसे आपको समझ आ जाएगी. सो एडजर्नमेंट क्या होता है? एडजर्नमेंट इज बेसिकली द एंडिंग ऑफ अ सिटिंग. किसी भी सिटिंग जो पार्लियामेंट के अंदर होती है उसको एंड करने को हम बोलते हैं एडजर्नमेंट. एडजर्नमेंट कौन करता है? एडजर्नमेंट करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस. सो स्पीकर इन द केस ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन इन द केस ऑफ राज्यसभा. ये करेंगे किसी भी सेटिंग को स्थगित या एडजर्न फॉर द पर्टिकुलर टाइम, कि भैया दिन में मिलेंगे या नेक्स्ट मॉर्निंग मिलेंगे, व्हाटएवर द रीजन. ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, हल्की सी ब्रीफिंग दे रहा हूं क्योंकि ज्यादा डिटेल मैंने आपको पुराने चैप्टर में करा रखी है, पुराने लेक्चर में करा रखी है. सो जिन्होंने नहीं देखा वो ये वीडियो जाके देख लें. क्लियर है. एडजर्नमेंट. देन इसके बाद आता है आपका प्रोरोगेशन. प्रोरोगेशन. सो प्रोरोगेशन इज द एंड ऑफ द सेशन. जैसे ये एंड ऑफ द सिटिंग है, पार्लियामेंट्री सिटिंग जब हो रही है उसका एंड है, तो इट इज द एडजर्नमेंट जो करता है वहां का प्रिसाइडिंग ऑफिसर. सिमिलरली प्रोरोगेशन इज द एंड ऑफ द सेशन. पूरे सेशन का जो हमने पढ़ा था कि 3 सेशन होते हैं जनरली पार्लियामेंट के, दैट इज द विंटर सेशन, मॉनसून सेशन एंड द बजट सेशन. तो ये तीनों सेशन को जब एंड करना होता है तो क्या होता है? सबसे पहले स्पीकर सारी सिटिंग्स एंड करके एक एडजर्नमेंट साइन डाय निकालता है. फिर उसके 1-2 दिन बाद प्रेसिडेंट प्रोरोगेट कर देता है पूरे सेशन को, यानी कि सेशन समाप्त हो गया, अब आप अपने घर जा सकते हैं, नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी. तो सिटिंग खत्म होने के बाद क्या होगा? प्रोरोगेशन होगा, दैट इज द एंडिंग ऑफ द सेशन. अब इसमें एक और चीज होती है, दैट इज डिसोल्यूशन. क्या होता है? डिसोल्यूशन. एडजर्नमेंट समझ में आ गया, सिटिंग को बंद करना, प्रोरोगेशन सेशन को खत्म करना. एक होता है डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन मतलब हाउस ही डिसॉल्व हो गया, हाउस ही बंद हो गया, जो टर्म था हाउस का वो पूरा हो गया या किसी कारण से हाउस खत्म हो गया. अब ये हाउस, सेम हाउस विद सेम मेंबर्स एंड सेम मिनिस्टर्स वापस नहीं मिलेगा. क्लियर है. सो दिस इज द एंड ऑफ द हाउस. तीनों में फर्क समझ में आ रहा है? एडजर्नमेंट एंड ऑफ द सिटिंग, प्रोरोगेशन एंड ऑफ द सेशन एंड डिसोल्यूशन इज द एंड ऑफ द हाउस. सो it ends the very life of the house. very life of the house जो है वो खत्म हो जाती है और उसके बाद अब नया हाउस इलेक्ट होके आएगा. जब तक ये हाउस खत्म हो गया, बंद हो गया, तो उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन. अब जैसा कि हमें पता है कि राज्यसभा जो है वो तो परमानेंट हाउस है. वो तो क्या है? परमानेंट हाउस है. वो तो कभी डिसॉल्व होता ही नहीं है, वो तो कभी बंद होता ही नहीं है. बस उसके जो मेंबर्स होते हैं वो हर 2-2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए लोग आ जाते हैं. सो इट इज अ नेवर एंडिंग हाउस. लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द लोकसभा, तो लोकसभा डिसॉल्व होता है, ये हमें पता है. लोकसभा डिसॉल्व होता है, उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, फिक्स्ड टाइम पीरियड है, दैट इज 5 इयर्स. कितना टर्म होता है लोकसभा का, लोकसभा मेंबर्स का? 5 इयर्स. तो 5 साल बाद ऑटोमेटिकली लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है. एक्सटेंड हो सकता है ये इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, तब इसे एक्सटेंड कर सकते हैं. अदरवाइज इन जनरल टर्म्स लोकसभा एंड्स आफ्टर एवरी 5 इयर्स. हर 5 साल बाद इट डिसॉल्व्स रादर. ठीक है. सो हर 5 साल बाद लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है. एक तो ये तरीका होता है. दूसरा ये होता है, जैसा कि आपने प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ा था या प्रेसिडेंट की पावर्स पढ़ी थी, तो हमने ये पढ़ा था कि प्रेसिडेंट के पास भी पावर्स होती हैं कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? डिसॉल्व कर सकते हैं. किस केस में डिसॉल्व कर सकते हैं? जब प्राइम मिनिस्टर हु इज हेडिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आके प्रेसिडेंट को बोले कि ये लोकसभा को आप डिसॉल्व कर दीजिए, इस सरकार को आप डिसॉल्व कर दीजिए, पूरी लोकसभा को, नई लोकसभा इलेक्शंस कराइए. सो एक केस तो ये हो गया प्रेसिडेंट का. दूसरा, जब कोई भी पार्टी अपना कॉन्फिडेंस प्रूव नहीं कर पाती हाउस में, या उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है और वो उस पर फुलफिल नहीं हो पाती,
तो भी क्या होता है, लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है। तो बेसिकली दो केस हैं, एक ऑटोमेटिक 5 साल बाद, एक इफ द प्रेसिडेंट वांट्स। तो प्रेसिडेंट कब चाहेंगे, या तो उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर बोले, या फिर कॉन्फिडेंस प्रूव नहीं कर पाए अगर कोई पार्टी जो रूलिंग पार्टी है, तो हमारा लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है। क्लियर है, इस केस में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। तो ये होता है डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस। डिसोल्यूशन कौन सा हाउस का होगा, लोकसभा का। राज्यसभा का डिसोल्यूशन नहीं होता, इट इज अ परमानेंट हाउस। याद रखने वाली बात है, प्लीज इसे दिमाग में रखिएगा। अब जब डिसॉल्व हो गया तो क्या होता है, जितना भी बिजनेस है हाउस का, जितना भी काम है हाउस में, जो हम पार्लियामेंट हाउस का काम होता है, वो सब कुछ लैप्स हो जाता है करीब करीब क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जो कि लैप्स नहीं होते हैं। Otherwise, every business of the house, all the business of the house, including the bills, the motions, the assurances, और भी कोई भी चीज जो पार्लियामेंट्री है, उसको resolutions, motions, notices, petition pending before the parliament और its committees, lapses, ये क्या हो जाती है, लैप्स हो जाती है। तो सारा बिजनेस पार्लियामेंट का लैप्स हो जाता है। पार्लियामेंट से मतलब क्या है इधर, जनरली क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व होती है, तो लोकसभा का बिजनेस क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ हैं जो कि लैप्स नहीं होती है, एक्सेप्ट सम बिल्स एंड अश्योरेंसेस। तो कुछ बिल्स और अश्योरेंस ऐसे होते हैं जो कि लैप्स नहीं होते और उसे आगे कंटिन्यू किया जाता है। उनके ऊपर वापस जाके कमेटी एनालिसिस करती है, जो नई कमेटीज होती है, नई लोकसभा के अनुसार एनालिसिस करेगी, और उनको लगेगा तो उसे कैरी ऑन करते जाएंगे, और नहीं लगेगा तो उसे ड्रॉप कर देंगे। बट फॉर दैट टाइमिंग, जब वो डिसॉल्व हो रही लोकसभा, तब ये इनके बिजनेस, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि लैप्स नहीं होते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे, क्या क्या लैप्स नहीं होता है वो देख लेते हैं एक बार, या क्या क्या लैप्स होता है वो भी देख लेते हैं। सो बिल का स्टेटस क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि वो लैप्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो भी बिल पास हो रहा है पार्लियामेंट में, उसका क्या स्टेटस है एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन, उस पर डिपेंड करता है कि वो लैप्स होगा या वो लैप्स नहीं होगा। लैप्स करा जाएगा उसको, या लैप्स उसको नहीं करके आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो सबसे पहला क्या है, बिल्स पेंडिंग इन दी लोकसभा। इसका कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, आपको थोड़ा सा 4-5 बार आपको पढ़ना है, आपको दिमाग में आ जाएगा कौन सा चीज लैप्स होती है, कौन सी चीज लैप्स नहीं होती। एक छोटा सा अगर आपको हिंट भी चाहिए तो आप ये ध्यान रखना कि लोकसभा में जो मैटर है वो लैप्स हो जाएगा, लोकसभा का स्कोप में आता है वो चीज लैप्स हो जाएगी। राज्यसभा से रिलेटेड अगर कोई चीज है तो उसको हम लैप्स नहीं करते। पर फिर भी इसमें कंफ्यूज ना होना, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, तो हमें क्या करना है, 4-5 पैटर्न है जो बिल्स है जो आपको ध्यान रखना है, और उसको बार बार आप कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी। क्लियर है। सो बिल्स पेंडिंग इन दी लोकसभा। अब लोकसभा के अंदर अगर कोई बिल पेंडिंग है, फिर वो चाहे लोकसभा के अंदर ही उठा हो बिल, ओरिजिनेट वो कहां हुआ, लोकसभा में हुआ, या फिर वो राज्यसभा में ओरिजिनेट होकर लोकसभा में ट्रांसफर हुआ हो। राज्यसभा से पास हो गया, फिर वो लोकसभा के पास आया। किसी भी केस में इफ एनी मैटर इज पेंडिंग इन दी लोकसभा, एनी बिल इज पेंडिंग इन दी लोकसभा, इट लैप्सेस। क्या हो जाता है, ये लैप्स हो जाता है। क्लियर है, ये लैप्स हो जाता है। तो लोकसभा, क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो लोकसभा के अंदर कोई मैटर पेंडिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या हो जाएगा, वो लैप्स हो जाएगा, कि लोकसभा ही डिसॉल्व होगी, जो एग्जिस्टिंग लोकसभा थी वो डिसॉल्व हो गई। क्लियर है। मूविंग अहेड, पास बाय लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा, लैप्सेस। कोई ऐसा बिल है जो कि लोकसभा से तो पास हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में अभी भी पास नहीं हुआ है, राज्यसभा में अभी भी पेंडिंग है। तो इसका मतलब कि लोकसभा ने जो काम किया था वो तो खत्म ही हो गया, वो लोकसभा तो वैसे भी खत्म हो गई, तो इसको भी क्या कर देते हैं हम, लैप्स कर देते हैं। हाँ, अगर इसको राज्यसभा ने पास कर दिया होता, इसे होल्ड पे डाल दिया होता, या प्रेसिडेंट के साइन के लिए चाहिए होता, तो अलग कहानी होती। राज्यसभा ने तो अभी तो पेंडिंग ही है, छेड़छाड़ी नहीं हुई है राज्यसभा में, तो बचा हुआ है, अभी यहां से कोई पास नहीं हुआ है, ना रिजेक्ट हुआ है, ना वापस भेजा है, कोई ऐसी कहानी हुई नहीं, इट इज पेंडिंग इन दी राज्यसभा। सो लोकसभा ने काम किया है, लेकिन लोकसभा जिसने काम किया वो लोकसभा तो हो गई खत्म, तो ये वाला बिल भी क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। मैं रीजन दे रहा हूं, लेकिन उसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट हो सकता है, आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए उसके लिए। पर इसलिए बार बार आप पढ़ोगे तो आपको ऐसे दिमाग में आ जाएगा, पर हल्का फुल्का लॉजिक में आपको फिर भी बताता जाऊंगा। बिल हेल्ड फॉर जॉइंट सिटिंग डज नॉट लैप्स। कोई भी बिल है वो डेडलॉक सिचुएशन पे अगर आ चुका है, यानी कि सॉल्व नहीं हुआ है, तो वो लैप्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें राज्यसभा भी आ गई, और राज्यसभा ने कुछ निर्णय इस पे लिया है, या तो पास करने का या पास नहीं करने का। डेडलॉक कब होगा, जब दोनों हाउसेज में
डिफरेंस होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि राज्यसभा का कुछ ना कुछ से इसके अंदर है, और राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, वो डिसॉल्व नहीं होता है। तो अगर किसी परमानेंट हाउस ने किसी पे कोई से दे दिया है, वेदर टू अप्रूव इट और वेदर टू डिसअप्रूव इट, एनी विच वेज राज्यसभा ने अपना से दे दिया है, इसका मतलब एक परमानेंट हाउस ने एक से दे दिया है, तो इसको हम लैप्स कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। यहां पे क्या था, यहां पे लोकसभा के पास थी, लोकसभा ने निर्णय दिया था, लोकसभा ने अपनी राय दी थी, जिस भी लोकसभा ने राय दी थी वो लोकसभा चली गई, वो लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो ऑटोमेटिकली उनको हम लैप्स कर देंगे। यहां पे क्या है, यहां पे राज्यसभा एंटर हो चुकी है गेम के अंदर, बिल का जो गेम चल रहा है वो जॉइंट सीटिंग तक पहुंच चुका है, डेडलॉक अचीव हो चुका है, यानी राज्यसभा ने एक से दे दिया है इसको लेके। तो अगर वो से राज्यसभा का जो कि परमानेंट हाउस है वो हो चुका है, तो उस बिल को कैसे लैप्स कर देंगे? नहीं कर सकते ना, तो इसलिए इसको क्या कर देंगे? डज नॉट लैप्स। ओरिजिनेटेड एंड पेंडिंग इन राज्यसभा डज नॉट लैप्स। वापस वही बात हो गई, इसको ओरिजिनेट भी हमने राज्यसभा में करा है, पेंडिंग भी राज्यसभा में ही, अभी लोकसभा का तो वैसे भी कोई लेना देना नहीं था, और वो लोकसभा चली गई, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारा राज्यसभा तो अभी भी जीवित है, वो तो अभी भी सांसें ले रही है, और वो तो लेती रहेगी हमारा राज्यसभा तो ये भी क्या होगा? लैप्स नहीं होगा। क्या होगा? लैप्स नहीं होगा। ये कैटेगराइजेशन अगर किसी की बुद्धि में घुस रहा है तो बहुत ही बड़ी बात है, जिसकी घुस रहा है मतलब उसके कंसेप्ट थोड़े थोड़े क्लियर है, क्योंकि आपको कहीं पे भी इतनी डिटेल में नहीं बताया जाएगा, सिर्फ बता दिया जाएगा कौन सा लैप्स होता है, कौन सा लैप्स नहीं होता। पर पीछे आप ऑब्वियसली बात है, जब ये बन रहा था, जब ये रूलिंग हो रही थी, ये डिजाइन हो रहा था, या जब B.R. अम्बेडकर साहब और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो जब इस पे विचार विमर्श कर रही थी कि भैया किसको लैप्स करना है, किसको लैप्स नहीं करना है, और पॉइंटर्स लिख रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनकी भी बुद्धि चली होगी, कुछ ना कुछ तो उन्होंने भी सोचा होगा, उसी अकॉर्डिंग इन्होंने लैप्स और नॉट लैप्स डाला होगा। तो अगर किसी के समझ में आ रहा है, मतलब आप उसको पकड़ पा रहे हो, पर फिर भी अगर नहीं आता तो आप रट भी सकते हैं डायरेक्टली, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। एग्जाम में आपसे पीछे रीजन नहीं पूछेगा। वेटिंग फॉर प्रेसिडेंट असेंट। अब ये देखो, वेटिंग फॉर प्रेसिडेंट असेंट मतलब बिल लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, अब ये जा रहा है प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर के लिए, उसके असेंट के लिए, तो ऑटोमेटिकली वापस राज्यसभा का से तो हो चुका है, एक परमानेंट हाउस का से हो चुका है, तो उसको हम लैप्स कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, तो डज नॉट लैप्स। सो इट डज नॉट लैप्स। क्लियर है? जहां पे भी राज्यसभा का कहीं ना कहीं इंटरवेंशन आ गया है, उनका से आ गया है, तो उनको हमें प्रोटेक्ट करना है। क्लियर है? पास्ड बाय द हाउसेस, रिटर्न्ड बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन डज नॉट लैप्स। ये भी वही बात हो गई, दोनों हाउसेस ने पास कर दिया है, लेकिन प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेजा था उसको, और प्रेसिडेंट के बाद जो पावर है कि वो बिल को वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, वो उसने यूज कर ली राष्ट्रपति ने। लेकिन राज्यसभा का से तो आ गया, परमानेंट हाउस का से आ गया, प्रेसिडेंट का से भी आ गया इसमें इनफैक्ट, तो वो भी प्रेसिडेंट तो रुका हुआ ही है लोकसभा से, जब लोकसभा गई है तो डिसॉल्व हुई है, तो प्रेसिडेंट तब तक तो रुका हुआ ही है, और एक परमानेंट हाउस का से भी आ चुका है राज्यसभा का। तो जब भी राज्यसभा का से आ जाएगा तो ये लैप्स नहीं होगा, जब राज्यसभा का से नहीं आएगा तो लैप्स होगा। जैसे इसमें बिल्स पेंडिंग इन लोकसभा, तो यहाँ पे लोकसभा में पेंडिंग है, तो इसको लैप्स कर देंगे। पास बाय लोकसभा, पेंडिंग इन राज्यसभा, राज्यसभा में पेंडिंग है, राज्यसभा का कोई से नहीं है, पास भी लोकसभा है, तो वो भी लैप्स हो जाएगा, बाकी सारे लैप्स नहीं होंगे। क्लियर है बात? सो दिस वाज अबाउट द स्टेटस ऑफ द बिल, कि एक बिल जो है वो कब कब लैप्स होता है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन। ये डिसोल्यूशन का ही सब पॉइंट है। किसका सब पॉइंट है? डिसोल्यूशन का। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी तो ये जो कर्म बचे हुए हैं, ये जो काम बचे हुए हैं, इनको कैसे निपटाएंगे, इसके बारे में थी। तो ये डिसोल्यूशन का ही केस है। क्लियर है बात? अब आते हैं हम कोरम। सो कोरम, ये वैसे हमें सबको पता है कोरम, और बहुत ही कॉमन है। सो कोरम इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट आर नीडेड फॉर अ सेशन टू कमेंस, बिगिन एंड टू कैरी ऑन। किसी भी पार्लियामेंट्री सेशन को या सिटिंग को कैरी ऑन होने के लिए द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एज द कोरम, कोरम ऑफ द हाउस। एंड टू इंश्योर दैट द कोरम इज बीइंग मेंटेन्ड, ये इंश्योर करना किसका काम होता है? ये इंश्योर करना होता है हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम, दैट इज द स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा एंड द चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये तो हमारे को पता है, ठीक है। सो इसको हमने क्या तय कर रखा है? इट हैज बीन डिसाइडेड एज द 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। सो इफ यू टॉक अबाउट लोकसभा, अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं?
45, जिसमें से जो 2 का नॉमिनेशन है एंग्लो इंडियन का, इट हैज बीन रिमूव्ड, तो अगर आप लेंगे तो 543 मेंबर्स हो गए। सो 543 का 10% इज 54.3, उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 54-55 मेंबर्स आएंगे। सो जब तक 54 मेंबर 55 मेंबर्स एक्सीडिंग कर दो आप इसको, 55 मेंबर्स मौजूद नहीं होंगे लोकसभा की सिटिंग में, लोकसभा का बिजनेस कैरी ऑन नहीं किया जाएगा। और ये इंश्योर कौन करेगा? ये इंश्योर करेगा लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा के इसमें। सिमिलरली राज्यसभा में भी यही हो जाएगा, उसके 250 मेंबर का 25 मेंबर के आसपास जो होंगे तो वो क्या होने चाहिए? मौजूद होने चाहिए फॉर द सेशन टू कैरी ऑन, और ये डिसाइड करेगा वहां का चेयरमैन हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा। तो क्या कोरम? कोरम मतलब 10%, कोरम मतलब 10%, ऐसा ध्यान रखो। 10% टोटल हमारे को आबादी चाहिए, जो कि पूरे हाउस की आबादी है, उसमें से 10% लोग तो मौजूद होने चाहिए अगर कोई भी बहसबाजी, कोई भी बिजनेस करना है हमारे को हमारे पार्लियामेंट के अंदर। क्लियर है? ड्यूटी ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये पढ़ लिया हमने। मूविंग अहेड, अब आते हैं हम वोटिंग ऑफ द हाउस। वोटिंग इन द हाउस, हमारा जो हाउस है, सो डीजे इन द हाउस। सो जो हाउस पार्लियामेंट का है उसको डिसीजन कैसे लेंगे? हम बहसबाजी तो कर रहे हैं, हम मोशंस पास कर रहे हैं, बिल पास कर रहे हैं, सब पे डिस्कशंस हो रहे हैं, डिबेट हो रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे विच इज टू बी सिलेक्टेड, विच इज टू बी रिजेक्टेड, कौन से बिल को सिलेक्ट करें, कौन से को रिजेक्ट करें, कौन से मोशन को आगे लेके जाएं, कौन से को रोकें। सो ये सब चीजें किस पे डिपेंड करती है? ये सारा डिबेट एंड डिस्कशन का निष्कर्ष कैसे निकलता है? सो निष्कर्ष निकलता है बाय वोटिंग इन दी हाउस। क्या होती है? वोटिंग। ये देश चली किस तरह? वोटिंग से। तो सिमिलरली पार्लियामेंट में भी क्या होती है? वोटिंग होती है टू अराइव टू अ सर्टेन कंक्लूजन। किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए वी नीड वोटिंग। तो वोटिंग, ऑल बिल्स एक्सेप्ट रिक्वायरिंग स्पेशल मेजॉरिटी आर डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो जितने भी बिल हैं, जनरली ऑर्डिनरी बिल वगैरह जो भी होते हैं, वो सब किससे डिसाइड होते हैं? सिंपल मेजॉरिटी से ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब 50% ऑफ द पीपल प्लस 1 जो लोग होने चाहिए, उससे डिसीजन हम लेते हैं। क्लियर है बात? ये जनरली सारे बिल्स इसी तरीके से डिसाइड होते हैं, बीट ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, जो भी डिस्कशन है सारा ऐसा होता है। हाँ, कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं जहां पे हमारे को स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है यानी कि 2/3 मेजॉरिटी। अलग अलग केस होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए स्पेशल मेजॉरिटी अलग होती है। सो कोई भी ऐसे बिल है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो गया या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, तो इनके लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। तो 2, 3, 4, 5 कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट रखती है। अदरवाइज एवरी बिल इज डिसाइडेड इन दिस मैनर ओनली, ऑर्डिनरी मेजॉरिटी। सो वो क्या होती है? वो हाउस में वोटिंग होती है, और हाउस में जितने भी प्रेजेंट एंड वोटिंग लोग होते हैं उनका से लिया जाता है। या तो वो यस है या फिर वो नो है, या तो वो फेवर में या फिर वो अगेंस्ट में। इस तरीके से डिसाइड होता है। क्लियर है बात? तो अब एक कहानी अगर हम समझे, सो अगर कोई बिल है तो उसको पास करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ पे 545 मेंबर्स हैं हमारे लोकसभा में, 545 है अभी की अगर हम बात करें, 2 तो अब से इन इफेक्ट आएंगी जो एंग्लो इंडियन हटा दिए गए, अभी तक 545 अगर हम मानते हैं। सो इसमें से सपोज करो प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हैं? 545 जन घर पे बैठे छुट्टी मना रहे हैं, 500 जने आए हैं। सो 500 जनों की प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हो गए? 500 लोग। अब इसमें से किसी भी बिल को डिसाइड करना है तो वी नीड अ सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी इज व्हाट? 50%, यानी कि 250 प्लस 251 लोग हमें अगर किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी मोशन है, किसी भी बिल पे अपना वोट दे देते हैं फेवर में, तो वो फेवर में चल जाएगा, अगर अगेंस्ट देते हैं तो अगेंस्ट चल जाएगा। क्लियर? सो ये डिसाइड करना होता है। इसके अंदर ये बात आपको ध्यान रखनी है कि स्पीकर का वोट इंक्लूडेड नहीं होता, जैसा कि आपको पता है, क्योंकि स्पीकर फर्स्ट इंस्टेंस पे वोटिंग नहीं करता। या कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है राज्यसभा में चेयरमैन, वो फर्स्ट इंस्टेंस पे क्या नहीं करता? वोटिंग नहीं करता। फर्स्ट इंस्टेंस पे वोटिंग नहीं करता मतलब उसका वोट काउंट नहीं होता। उसका वोट कब काउंट होगा? जब टाई ब्रेकर हो जाएगा। इसलिए इसके वोट को क्या बोलते हैं हम? कास्टिंग वोट। क्या बोलते हैं? कास्टिंग वोट। इसके वोट को स्पेशल वोट बोला जाता है, कास्टिंग वोट, की ये टाई ब्रेकर के टाइम में यूज होता है, अदरवाइज इसको यूज नहीं करना। क्लियर है? सो ये वोटिंग का सिस्टम समझ में आया। प्रिसाइडिंग ऑफिसर डू नॉट वोट एट दी फर्स्ट इंस्टेंस, हम बात कर चुके हैं। ऑन कंक्लूजन स्पीकर पुट्स अ क्वेश्चन। जब सारा डिस्कशन हो जाता है, सारी बात हो जाती है, डिबेट हो जाती है,
बिल पास हुआ, मतलब मोशन निकला, उस पर हमने डिस्कशन डिबेट हुई। फाइनली स्पीकर क्या करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो हाउस का होता है वो क्या करता है, वो एक क्वेश्चन पुट अप करता है पूरे हाउस के लिए कि जो जो इसके फेवर में है, जो भी ये वार्तालाप हुई, जो भी डिस्कशन हुआ, एवरीबडी हु इज इन फेवर, वो आईज बोलेगा। क्या बोलेगा? आईज। हाउ मेनी आईज आर हियर, ठीक है, आईज। और जो अगेंस्ट है वो बोलेंगे नोज। सो ये किससे डिसाइड होता है? आईज एंड नोज से। जो जो फेवर में है वो बोलेंगे आईज, एंड जो जो अगेंस्ट है वो बोलेंगे नोज। इससे डिसाइड किया जाता है कि कौन, मतलब हमारा जो डिस्कशन है दैट इज इन फेवर रूल होगा या इट इज उसके अगेंस्ट में रूल होगा। क्लियर है? सो इसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं। तो अगर 251 लोग या मेजोरिटी लोगों ने आईज बोला तो मतलब क्या हुआ कि इसका यस है, फेवर में है, तो वो स्पीकर बोल देगा कि आई थिंक आईज हैव इट। आईज हैव इट मतलब आईज वाले लोग ज्यादा हैं और ये उनके फेवर में ज्यादा है, इट इज इन दी फेवर। क्लियर है बात? सिमिलरली अगर उनको लगता है कि नोज ज्यादा है, आवाज नोज की ज्यादा आ रही है, उसने क्वेश्चन पुट अप किया कि हु आर इन आईज, जो भी हु आर इन फेवर प्लीज से आईज, एंड हु आर इन अगेंस्ट द मोशन प्लीज से नोज। तो जब आवाज आती है तो सपोज करो आईज है बहुत तेज, 543 लोगों में से बहुत सारे आईज 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 सब चिल्ला रहे, वैसे ही सब अनपढ़ जाहिल है, तो वो आईज 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 सुनाई देता है हम सबको, और नोज की छोटी सी आवाज आ रही है, नोज नोज, कम लोग हैं, तो क्लियरली हो जाएगा, एविडेंट हो जाएगा कि भैया आईज ज्यादा है, यानी कि फेवर में ज्यादा है, तो वो मोशन फेवर में चल जाएगा। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलेगा आई थिंक आईज हैव इट, और उनके फेवर में चल जाएगी बात। क्लियर है? सिमिलरली अगर नोज ज्यादा होंगे तो नोज की आवाज ज्यादा आएगी और आईज की कम आएगी, तो बोल देगा इन फेवर ऑफ नोज। तो ये तो कब हो सकता है, ये तो कब हो सकता है, ये जो मैं आपको बोल रहा हूं कि आवाज आएगी और उसके बेसिस पर डिसाइड हो जाएगा, स्पीकर डिसाइड कर लेगा या प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड कर लेगा, जब बहुत ही क्लियर कट डिस्टिंक्शन समझ में आ रहा हो या क्लियर कट आवाज आ रही हो कि बहुत सारे लोग हैं आईज बोलने वाले, इजीली ट्रेसेबल है कि आईज ज्यादा है नोज से, और तो ऐसा हो सकता है, नोज ज्यादा है आईज से, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन क्लियर हो, कहीं पे भी ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो सकती है। तो अगर ऐसा होता है, सपोज करो दोनों मिक्स हैं, आईज वाले भी कुछ लोग हैं, नोज वाले भी लोग हैं, और क्लियरली आप बता नहीं सकते कि आईज ज्यादा है या नोज ज्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मेंबर चैलेंज कर सकता है स्पीकर के से को। अगर स्पीकर ने कोई से दे दिया है कि स्पीकर बोलता नहीं मेरे को लगता है आईज हैव इट, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है बाय एनी मेंबर कि भैया हमें नहीं लगता कि आईज हैव इट, हमें लगता है बराबर की लड़ाई है, नोज वाले भी काफी हैं और आईज वाले भी काफी हैं, आप प्लीज कोई दूसरा तरीका निकालें। क्लियर? या फिर स्पीकर को खुद ही लगता है कि नहीं यार मैं डिसाइड नहीं कर सकता, दोनों बराबर बराबर सी सिचुएशन है, एग्जैक्ट काउंटिंग में नहीं दे सकता, तो इट इज बेटर कि हम कोई बेटर मेथड पे चले। तो इनके पास क्या मेथड है, पहले देख लेते हैं। इफ चैलेंज ही कैन रिपीट इट, कैन डायरेक्ट टू रिकॉर्ड वोट्स बाय ऑटोमेटिक वोट और रीऑर्डर ऑन स्लिप्स। सो क्या मतलब है कि अगर वो नहीं कर पाते हैं, वो अपने आप नहीं बता पाते हैं कि आईज के फेवर में या नोज के फेवर में, इतना क्लियरली विजिबल नहीं है, क्लियरली ऑडिबल नहीं है, या क्लियरली डिस्टिंक्शन नहीं हो सकता फॉर दैट मैटर कि आईज के आवाज ज्यादा है या नोज की आवाज ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, वो बोल सकते हैं कि आप वापस से वोट दें, ऐसा बोल सकते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उनके पास पूरा पूरा हक है। वो बोल सकते हैं कि आप ऑटोमेटिक, पहले स्लिप पे लिखवाया जाता था कि जो आईज वाले वो आईज लिख दें और जो नोज वाले वो नोज वाली स्लिप पे लिख दें, लेकिन आजकल थोड़ी सी हम तरक्की कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो गई है पूरी दुनिया की, तो अब ऑटोमेटिक रिकॉर्डर्स हैं और वहां पे दे प्लेस द ऑर्डर कि भैया आप आईज है या नोज है, इन फेवर है या इन अगेंस्ट है। क्लियर है बात? सो स्पीकर के पास ये पावर है, इजीली अगर होता है तो आईज नो चिल्ला के वो सुन सकते हैं, नहीं होता तो वो कुछ और बेटर मेथड यूज कर सकते हैं टू रीच टू द कंक्लूजन। बट द मेन क्रक्स इज कि मेजॉरिटी हमें देखनी है। क्या देखनी है? हमें देखनी है मेजॉरिटी, ठीक है ना? अरे यार, मेजॉरिटी चाहिए हमारे को। अब मेजॉरिटी प्रूव कैसे कर सकते हैं हम? अगर डायरेक्टली होगी तो डायरेक्टली, नहीं तो इन उपकरणों का भी इस्तेमाल लिया जा सकता है जिसमें ऑटोमेटिक खटका है, यस दबाओ आईज की और नोज दबाओ फॉर अगेंस्ट दी मोशन। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इफ स्पीकर फाइंड्स दी डिवीजन अननेसेसरली फेल्ड, अगर स्पीकर को लगता है कि ये डिवीजन जो हुआ है वो कहीं ना कहीं अननेसेसरली हुआ है, कुछ ना कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है, कुछ भी हुआ है फॉर दैट मैटर, तो वो चाहे तो वो सबको खड़ा भी कर सकता है, भैया आईज वाले खड़े हो जाओ, नोज वाले खड़े हो जाओ, काउंटिंग कर लो, एक एक करके गिनती कर लो, सामने रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा भी वो कर सकता है। लेकिन
ये सब प्रोसीजर बाद के हैं। अगर सिंपली आइज और नो चिल्लाने से ही हमें जवाब मिल रहा है, दिख रहा है कि आइज ज्यादा है या नोज ज्यादा है, डिसीजन आ सकता है, तो ऑब्वियसली बात है हम इसी तरीके से करेंगे। ये सेकंड स्टेज है जब हमारे को टाइम, जब हम कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो रहा है टू एसरटेन कि आइज ज्यादा है या नोज ज्यादा है। क्लियर है बात? ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द वोटिंग इन द हाउस। अब आते हैं हम लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में कौन सी लैंग्वेज होती है? जो भी लिखित लिखित आज सबके पास कागज पड़े होते हैं, आपने देखा होगा पार्लियामेंट्री सेशन में, कभी भी देखा हो तो बहुत सारे कागज होते हैं, प्लस वो खुद भी बोलते हैं। तो लैंग्वेजेस कौन सी, किस भाषा में होती है? ऐसे थोड़ी कि भाई हर भाषा का एक अखबार आ रहा है, जिस तरीके से उस तरीके से उधर बांट देते हैं, जो जिस भाषा का आदमी है उस तरीके से बांट दिया जाता है, ऐसा नहीं होता। सो दो लैंग्वेजेस हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वो दो लैंग्वेजेस हैं हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश हमारी दो लैंग्वेजेस हैं जो हमारी पार्लियामेंट्री में, पार्लियामेंट के अंदर चलेंगी। सो जितनी भी वार्तालाप होगी, डिस्कशन होगी, वो दो लैंग्वेजेस में होगी, इधर हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, ये तो प्रोविजन है, ये तो दो मेन है। इसके अलावा ये भी सुविधा दी गई है कि आप अपनी मदर टंग में भी बात कर सकते हैं, आप अपनी मदर टंग में भी बात कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, आपको स्पीकर को परमिशन लेनी है और उसको बोलना है कि यार भाई साहब एक ट्रांसलेटर का उपलब्ध करा देना, ताकि जब मैं मेरी मदर टंग में बात करूं तो जिनको समझ नहीं आए वो इस भाषा से समझ सकते हैं, ट्रांसलेटर के थ्रू समझ सकते हैं। सो मदर टंग में आप बोल सकते हो। अगर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं आती तो आप स्पीकर से परमिशन लेके, स्पीकर से अप्रूवल लेके आप अपनी मदर टंग में बोल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए क्या होगा, एक ट्रांसलेटर ट्रांसलेशन सिस्टम सेटअप करेगा स्पीकर कि भैया ये भाई साहब बोलना जा रहे हैं, इनको ट्रांसलेटर की जरूरत है। क्लियर है बात? अदरवाइज कौन सी दो लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश जो थी वो 15 साल बाद वैसे हटानी थी। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था इन 1950, इट वाज डिसाइडेड कि भैया बाय 1965 विल रिमूव इंग्लिश फ्रॉम द एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द हाउस। ऑफिशियल लैंग्वेज हटा देनी थी इंग्लिश को, क्योंकि हमारा देश हिंदुस्तान है तो हिंदी हमारे मन में घुसी हुई थी और हम चाहते थे कि हिंदी रहे। लेकिन हमें ये समझना भी पड़ेगा कि जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं या कहीं और दूर दराज के लोग हैं, उनको हिंदी इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है। हमारे को हिंदी आती है इसका मतलब नहीं है पूरे देश के 150 करोड़ लोगों को हिंदी आती हो। तो इसलिए क्या हुआ, ये बवाल मचने लग गया, साउथ इंडियन स्टेट्स बवाल मचने लगे कि यार हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, हम हमारी बात कैसे रख पाएंगे, वी आर नॉट दैट कंफर्टेबल इन हिंदी। समझ में आती है पर बोल नहीं सकते, जो विचार हमें देंगे, जो गालियां हमारे को तुम लोगों को देनी, वो कैसे देंगे, वो हमारे को हिंदी में नहीं आती। सो क्या करना है, तो इसलिए हमने क्या करा, एक्सटेंड कर दिया इंग्लिश को। इंग्लिश को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज मांग लिया और इसके लिए एक एक्ट पास किया गया जिसको बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963। ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963, जिसके थ्रू इंग्लिश को क्या कर दिया गया, लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द हाउस डिक्लेयर कर दिया गया विद हिंदी। वैसे क्या था 1960 में, 1965 में इट वाज टू बी रिमूव्ड, लेकिन 1963 में पहले ही हमने क्या कर दिया कि भैया इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज मानेंगे हमारे को अगर पार्लियामेंट चलानी है तो। ठीक है, लैंग्वेज समझ में आ गया। अब आता है राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। सो राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल इन पार्लियामेंट्री कंडक्ट। तो इनके राइट क्या है, बहुत सिंपल सी बात है कि जो मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल है हमारे, वो किसी भी हाउस की सिटिंग में मौजूद हो सकते हैं, किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी के जिसके मेंबर है उसकी सिटिंग में मौजूद हो सकते हैं, उनपे कोई भी रोक टोक नहीं है। वो कहीं पे भी, वो भले लोकसभा के मेंबर हो, दे कैन सिट इन राज्यसभा आल्सो, अगर वो राज्यसभा के हैं तो दे कैन सिट इन दी लोकसभा आल्सो। क्लियर है बात, कोई रोक टोक नहीं है। ये इनको प्रिविलेज दिया गया है कि आप कहीं पे भी बैठ सकते हैं, किसी भी मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी है। बट द ओनली थिंग टू बी केप्ट इन माइंड इज कि ये वोट नहीं कर सकते, ये वोट नहीं कर सकते, सिर्फ जिस हाउस के मेंबर है वहां वोटिंग कर सकते हैं, जिस पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर है उसमें वोटिंग कर सकते हैं। जहां पे ये मेंबर नहीं है वहां पे ये वोटिंग नहीं कर सकते, ये वहां आके ज्ञान ले सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, पर वोटिंग नहीं कर सकते। क्लियर है बात? ओके, फिर आता है हमारा लेम डक सेशन। अब लेम डक सेशन क्या होता है? सो लेम डक सेशन वो सेशन होता है, इट इज द लास्ट सेशन ऑफ द लोकसभा, जब हमारी नई लोकसभा आ जाती है, नई लोकसभा इलेक्ट होके हो गई तो एक लास्ट सेशन हम कराते हैं हमारी लोकसभा का, उसको बोलते हैं लेम डक सेशन। और जो मंत्री ऐसे हैं या जो मेंबर ऐसे हैं जो नई लोकसभा में नहीं आ पाए, उनको बोला जाता है लेम डक। यानी कि पुरानी लोकसभा में तो मौजूद थे, लेकिन जो अब नई लोकसभा इलेक्ट होके आई है उसमें ये मेंबर नहीं है,
उनको बोला जाता है लेम डक। क्या बोला जाता है? लेम डक। बड़े आगे ये कर लेते हैं क्वेश्चन आवर वगैरह, ठीक है। अब क्वेश्चन, अब हमारी पार्लियामेंट बिजनेस जो भी होता है, जो भी पार्लियामेंट के अंदर बिजनेस होता है, उसको हम टाइम टेबल के थ्रू करते हैं। जैसे हमारा टाइम टेबल भी होता है, हम स्कूल जाते हैं तो टाइम टेबल फॉलो होता है। सिमिलरली जो पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट के सेशन होते हैं, पार्लियामेंट की सिटिंग होती है, वो एक टाइम टेबल को फॉलो करती है। सो इस टाइम टेबल को हम इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे आपको पता है कि मॉर्निंग सेशन होता है 11 to 1 और एक पोस्ट लंच सेशन होता है 2 से 6। ये पढ़ चुके हैं हम लास्ट टाइम सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में। सो 11 से एक मॉर्निंग सेशन और 2 से 6 पोस्ट लंच सेशन ये होता है। तो ये तो टोटल समय है, ये तो टोटल समय है। तो 11 बजे से लेके 12 बजे तक जो समय होता है उसको बोलते हैं हम क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर, प्रश्न काल। क्या बोलते हैं? प्रश्न काल। सो क्वेश्चन आवर क्या है? क्वेश्चन आवर वो आवर है जहां पे कोई भी मेंबर मिनिस्टर से सवाल पूछ सकता है किसी भी बारे में, ठीक है। आगे और डिटेल में कर रहा हूं, पहले टाइम टेबल समझाओ, ठीक है। तो 11 से 12 क्या है? क्वेश्चन आवर। 12 बजे के बाद आता है, 12 से 1 आता है हमारा जीरो आवर। क्या आता है? जीरो आवर। सबसे पहला क्वेश्चन आवर फॉलोड बाय दी जीरो आवर विच इज फ्रॉम 12 to 1 जनरली। ये सब जनरली है, स्ट्रिक्ट नहीं है कि भैया 1 बजे खत्म करना है तो करना है, या 12 बजे खत्म करना है तो खत्म करना है। जनरली ये स्पेसिफिक 12 से 0 आवर, 11 से 12 क्वेश्चन आवर, 12 से 0 आवर। इसके बाद हमारा लंच होता है, खाते हैं जो भी खाना है इनको 1 से 2, और 2 से 6 होता है इनका पोस्ट लंच सेशन, जिसमें ये डिक्लेयर करते हैं एजेंडा ऑफ द डे। क्या डिस्कस करते हैं? एजेंडा ऑफ द डे। जो भी इनका मेन पर्पस होता है उस दिन में डिस्कशन करने का, वो होता है एजेंडा ऑफ द डे। तो इस तरीके से इनका टाइम टेबल सेट होता है। समझ आ गया टाइम टेबल? अब क्या होता है, ये पीरियड मान लो, अब एक तरीके से स्कूल में पीरियड होता है ना, फर्स्ट पीरियड केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, या जो भी सब्जेक्ट थे आपके पास उस अनुसार। तो इसी तरह 11 से 12 क्वेश्चन आवर। अब क्वेश्चन आवर का जो पीरियड होता है, पीरियड वैसे नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन आवर, ठीक है। सो क्वेश्चन आवर, फर्स्ट आवर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिटिंग, मिनिस्टर यूजुअली गिव आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ द मेंबर्स इन दिस आवर। इस पीरियड में क्या होगा? मेंबर्स क्वेश्चन पूछेंगे और मिनिस्टर जवाब देंगे। 1 घंटा ये काम होगा। तो अब क्वेश्चन कौन कौन से होंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे भैया, वो किस किस बारे में उनसे बात कर सकते हैं, तो ये बता देते हैं। तो सबसे पहले होते हैं स्टार्ड क्वेश्चन। स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, एस्टेरिक साइन एक लगा होता है, डिनोटेड होते हैं एस्टेरिक से। स्टार्ड क्वेश्चन बोलते हैं। क्या होता है स्टार्ड क्वेश्चन? मतलब मार्क्ड क्वेश्चन मान लो आप, है ना। तो स्टार्ड क्वेश्चन में क्या होता है, मैंने आपको बताया, इट हैज बीन डिनोटेड, इट इज डिनोटेड विद द एस्टेरिक सिंबल लगा देते हैं इसके ऊपर, जिससे ये पता पड़ जाता है कि स्टार्ड क्वेश्चन है। इट रिक्वायर्स ओरल आंसर ओनली। ओरल आंसर, पहले एक नोटिस देंगे स्पीकर को कि भैया मेरे को इनसे क्वेश्चन पूछना है। ये प्रायर नोटिस पे होते हैं सारे काम, ठीक है। तो मेरे को इनको क्वेश्चन पूछना है और ये ओरल आंसर ही मांगेंगे। क्या मांगेंगे? ओरल आंसर। रिटन कुछ नहीं है इसमें। मैंने खड़ा होकर मेंबर ने मिनिस्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, वो उसका जवाब देंगे। और क्योंकि ओरली बात कर रहे हैं तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन फॉलो। भाई उन्होंने कोई जवाब दिया तो उसके बाद हो सकता है दूसरे क्वेश्चन पूछने की आपको जरूरत पड़ जाए, तो आप उसको वापस क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्लियर है बात? सो जैसे मैंने बोला कि भैया आप बोल रहे हो पानी की सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है, इस देश में कोई कमी नहीं है, तो आप कौन से डेटा के थ्रू बोल रहे हैं? तो उन्होंने, मिनिस्टर साहब ने बोला कि हमें पास 2021 का डेटा है जिसमें हमने पानी के कनेक्शन करवाए हैं, XYZ, कोई भी फालतू जो बकवास करते हैं वो लोग, वो करी उन्होंने। अब सामने वाला वापस पूछ सकता है कहां का डेटा बोल रहे हो आप, डेटा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का बोल रहे हो, कौन सी रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन का बोल रहे हो। तो ये क्वेश्चन के ऊपर काउंटर क्वेश्चन हो गया, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन हो गया। सो ऐसा हो सकता है अगर वो स्टार्ड क्वेश्चन है। क्या है? स्टार्ड क्वेश्चन है, तो ऐसा हो सकता है। क्लियर है? बस आपको क्या ध्यान रखना है, ये ओरली होगा, मौखिक होगा ये, ठीक है ना। फिर आता है आपका अनस्टार्ड क्वेश्चन। इस पे स्टार बना हुआ नहीं होता, अनस्टार्ड क्वेश्चन होता है, मार्क्ड नहीं होता है। ये रिटन फॉर्म में होता है। ये आपने क्वेश्चन भेज दिया, वो रिटन में आपको रिप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? रिटन में रिप्लाई करेंगे। अब रिटन में रिप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया वहां पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन तो हो नहीं सकता, क्योंकि आप जवाब पढ़ोगे जब आप पूछोगे ना। एक बार आपने पूछ लिया, वहां पे जनरली जब डिस्क्रिप्शन हमें किसी चीज का चाहिए, डिटेल चाहिए, हमारे को हमारे डेटा अटैच चाहिए, तो इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि रिटन फॉर्मेट में फिर प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लियर है? सो इसमें क्या है? नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन एंड इट इज अ रिटन फॉर्मेट। इट इज इन द रिटन फॉर्मेट, बोथ आर ओरली, ये रिटन। तीसरे टाइप का क्वेश्चन होता है शॉर्ट टर्म नोटिस क्वेश्चन। क्या होता है? शॉर्ट टर्म नोटिस क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आता है। सो इसको 10 दिन तक का नोटिस दिया जाता है और इसका जवाब भी ओरली ही दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ओरली दिया जाता है। इसके लिए तो आपको पहले से बताना है
ये आपको शॉर्ट नोटिस देना, 10 दिन के अंदर अंदर के नोटिस में आपको जवाब चाहिए, और इससे भी आप क्या करते हैं, ओरली ही जवाब लेते हैं मिनिस्टर का। क्लियर है बात? तो दो ओरल है, स्टार्ड और शॉर्ट, एसएस वाले ओरल हैं, और अनस्टार्ड जो है वो रिटन है। क्लियर है? क्वेश्चन आउट। अच्छा, क्वेश्चन आवर में जैसे मैंने आपको बोला मिनिस्टर से सवाल पूछे जाते हैं। किससे सवाल पूछे जाते हैं? मिनिस्टर से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं अगर जरूरत पड़े तो हम प्राइवेट मेंबर से भी सवाल पूछ सकते हैं। जनरली इसको रिजर्व किया गया टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द मिनिस्टर्स, बट एट टाइम्स व्हेन इट इज नीडेड, की जरूरत है कि प्राइवेट मेंबर, क्योंकि जो भी लेजिस्लेशन या बिल के बारे में बात हो रहा है, हो सकता है कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट मैटर के साथ वो प्राइवेट मेंबर जुड़ा हो, उसका कोई लेन देन हो, या उसी का कोई प्रपोजल हो, कुछ भी हो सकता है, उसी के बेस पे चालू किया हो, तो उस केस में हम प्राइवेट मेंबर से भी सवाल कर सकते हैं। जनरली मिनिस्टर से करते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े, नीड ऑफ द आवर है, तो प्राइवेट मेंबर से भी सवाल किए जा सकते हैं। क्लियर है? फिर आता है हमारा 0 आवर, इनफॉर्मल डिवाइस अवेलेबल टू द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू रेज मैटर विद वेरी शॉर्ट नोटिस। सो 0 आवर क्या, क्वेश्चन आवर में क्या सब कुछ नोटिस के थ्रू चलता है। क्या होता है? नोटिस पहले से प्रायर नोटिस होता है, शॉर्ट टर्म नोटिस भी 10 दिन का नोटिस होता है, शॉर्ट नोटिस वाला जो होता है। लेकिन एक होता है 0 आवर, जो कि एक इवनिंग पहले या सुबह इंफॉर्मेशन मिलती है कि भैया हम हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर से परमिशन लेते हैं कि भैया मुझे ये सबमिट करो, नोटिस दे रहा हूं, मुझे क्वेश्चन इनसे पूछना है या मेरे को इस बारे में जानकारी लेनी है। क्लियर है? तो ये डिस्कशन होता है 0 आवर में। सो ये क्या है? वेरी शॉर्ट नोटिस। एक बात ध्यान रखिए, वेरी शॉर्ट नोटिस पे होता है मैटर, विद वेरी शॉर्ट नोटिस, बहुत छोटे से नोटिस पे होता है। या तो आप सुबह जिस दिन आपका सेशन हुआ उस दिन परमिशन ले रहे हैं, या एक दिन पहले ले रहे हैं। लक्ष्मीकांत में आपको ध्यान रखना है, ये बोल रखा है कि ये विदाउट नोटिस होता है, नो नोटिस, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको ध्यान रखना है, इसके लिए भी आपको नोटिस देना पड़ेगा। बट हाँ, इसका ड्यूरेशन बहुत ही ज्यादा छोटा है, यानी कि हाथों हाथ वाली बात हो गई आप, इसलिए उसको इस तरीके से दिया गया, विदाउट एनी नोटिस। क्लियर है बात? और इसका समय जैसे मैंने आपको टाइमलाइन बताया था, 11 से 12 क्वेश्चन आवर, 12 से 1 हमारा 0 आवर, इसको बोलते हैं 0 आवर। 12 से 1 का जो समय होता है वो होता है 0 आवर। क्वेश्चन आवर अगर एक्सटेंड हो जाता है तो 0 आवर थोड़ा सा श्रिंक होता है, और जनरली ये हमेशा रूलिंग पार्टी ये कोशिश करती है कि क्वेश्चन आवर थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ताकि 0 आवर को कम टाइम मिले और डायरेक्ट क्वेश्चन, जो रैंडम क्वेश्चन है जो कि विदाउट नोटिस है, जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं है, जिससे हमारी पोल खुल सकती है, उसमें हमें कम बोलना पड़े। पर एट द एंड ऑफ द डे इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द स्पीकर। स्पीकर चाहे तो डॉट 1 बजे चालू, 12 बजे इसको चालू करा सकता है। ये सब प्रिसाइडिंग ऑफिसर के हाथ में है। लेकिन आपको एक और जादू पता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो खुद ही रूलिंग पार्टी का आदमी है, तो वहां कहीं ना कहीं ये सोच सकता है कि इस काम को कम से कम कराएं। क्या कराएं? कम से कम कराएं। पर इट इज रिटन इन दी रूल्स, हमने लिख दिया है पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, रूल्स में हमने लिख दिया है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन में कहीं पे भी नहीं है। इंडियन ओरिजिन है, इसका क्या है? इंडियन ओरिजिन है। ये 0 आवर का जो कंसेप्ट है हमने कहां निकाला? हमारे हिंदुस्तान में ही निकाला, ये सेल्फ मेड है, मेड इन इंडिया है, ये ना वोकल फॉर लोकल, ये वो वाली बात है, तो हमने ही निकाला है, इसलिए हम इसके साथ छेड़छाड़ भी कर लेते हैं। कुछ ऐसा एकदम बैंत वाली बात नहीं है, एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, ऊपर नीचे कर लेते हैं। बट टू गेट दी कंसेप्ट, ये वो आवर है, घंटा है, जहां पे कोई भी जहां पे बहुत छोटे नोटिस के थ्रू कोई भी मेंबर मिनिस्टर से सवाल जवाब कर सकता है और ओरल आंसर की डिमांड कर सकता है। सो कैन एक्सटेंड बट स्टेज बिटवीन द क्वेश्चन आवर एंड एजेंडा ऑफ द डे। सो एजेंडा ऑफ द डे और क्वेश्चन आवर के बीच का जो समय है, विद दिस कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द 0 आवर, जनरली इट इज 12 to 1, however it can be extended। ठीक है, इट इज एन इंडियन इनोवेशन, बता चुका हूं। इन एक्सरसाइज सिंस 1962, 1962 से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कब से इस्तेमाल कर रहे हैं? 1962 से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका? 0 आवर का। क्लियर है बात? सो दिस वाज 0 आवर, क्वेश्चन आवर। ओके, सो आज इसको यहीं खत्म करते हैं। कल हम मोशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, या नेक्स्ट लेक्चर में जो भी होगा मोशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से मोशंस पास होते हैं, क्या होते हैं मोशंस, कौन कौन से टाइप्स के मोशंस होते हैं इन दी पार्लियामेंट। ओके, थैंक यू।